हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शशि एंड टुडेज टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज का जो कॉजेज था एब्रेप्सिव प्लेसेंटा, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एब्रेप्सिव प्लेसेंटा का जो फर्स्ट कॉज था वो हमने कर लिया था कि सॉरी, जो एंटीपार्टम हेमरेज का फर्स्ट कॉज था क्या, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, वो तो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब एंटीपार्टम हेमरेज होता क्यों है, मतलब एपीएच का ही ये कॉज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज ब्रीफ में। ठीक है, ये हमारा किसका कॉज होगा, जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है एपीएच का। ठीक है, एपीएच बोलते हैं। पीपीएच होता है जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, एपीएच होता है जो एंटीपार्टम हेमरेज, यानी जो ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डिलीवरी हो, ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसको बोलते हैं एब्रेप्सिव वो एंटीपार्टम हेमरेज। तो हेमरेज होता क्या है, दो ही कॉज हमने पढ़े थे, है ना। दो कॉज, एक तो हमारा कौन सा था, जो फर्स्ट कॉज था वो कौन सा था हमारा, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया था। और सेकंड जो था हमारा, वो सेकंड कॉज कौन था, तुम्हें अगर देखोगे पीछे वाले का तो पता लग जाएगा, एब्रप्शन प्लेसेंटा, है ना। एब्रप्शन प्लेसेंटा हो जाएगा, और क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा। तो प्लेसेंटा प्रीविया तो हमने पढ़ लिया था कि प्रीविया क्या था, और प्लेसेंटा एब्रप्टिव अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ही जो मेजर कॉज हैं किसके, एंटीपार्टम हेमरेज के, इन दोनों की वजह से ही डिलीवरी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या था, प्लेसेंटा प्रीविया वो था, मैं एक बार तुम्हें रिव्यू करा दे रही हूँ कि इसमें क्या है, जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है, लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है ना। तो इसके वजह से क्या है, ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि सिर्फ 4 टाइप्स भी हमने पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप सेकंड करके, कि एक होता है जो मार्जिन पे रह जाता है, एक होता है पूरा ही कवर कर देता है, एक में रहता है कि 70% कवर करता है, इस टाइप का होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो अपर सेगमेंट में ना होके, फंडस के पास ना होके लोअर सेगमेंट में आ जाता है। और एब्रेप्सिव प्लेसेंटा क्या होता है, सेकेंड कॉज ऑफ एपीएच, जब किसी को, लेडी को प्रेगनेंसी होती है और उसको अगर एब्रेप्सिव प्लेसेंटा होने लग गया, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा का मीन है क्या, जो डिटैचमेंट होने लग जाती है, डिटैचमेंट होने लग जाएगी किसकी, जो हमारा गुड पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है। ठीक है, गुड जो पोर्शन है प्लेसेंटा का, उसका क्या है, डिटैचमेंट होने लग जाएगा वॉल से। जैसे यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस है, यहाँ पे प्लेसेंटा ये इम्प्लांट हुआ, तो इन दोनों का क्या है, सेपरेशन होने लग जाएगा टाइम से पहले ही। एक तो ये जब प्लेसेंटा कब सेपरेट होता है, डिलीवरी हो जाने के बाद में नेचुरली अपने आप ही सेपरेट होने लग जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा होता है। लेकिन जब यही प्लेसेंटा टाइम से पहले, यानी बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, उससे पहले ही यहाँ से क्या होने लग जाएगा, सेपरेट होने लग जाएगा, वॉल से डिटैच होने लग जाएगा, जो यूट्रस का वॉल है अंदर का, उससे क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उससे डिटैच होने लग जाएगा। जब डिटैच होगा तो यहाँ से क्या होगा, कुछ भी चीज जब चिपकी हुई है एक साथ में, और जब वो हटेगी तो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लीड करने लग जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एपीएच स्टार्ट हो जाएगा। तब हमें बताओ, पेनलेस होगा, इतना ज्यादा इसमें पेन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या है, ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। एपीएच किसके वजह से होता है, तो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से होता है। दूसरा क्या है, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा की वजह से होता है। एब्रेप्सिव प्लेसेंटा होता क्या है, जो प्री टर्म या प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा। अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन के, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है क्या, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हेमरेज क्या है, एक्सीडेंटल हेमरेज भी इसको बोलते हैं। एब्रेप्सिव प्लेसेंटा को ही एक्सीडेंटल हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। एपीएच आ जाएगा तो उसमें आपको प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सिव प्लेसेंटा दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं। और कई बार पर्टिकुलर एक ही आ जाता है कि क्या एब्रेप्सिव प्लेसेंटा डिस्क्राइब करो या प्लेसेंटा प्रीविया डिफाइन करो, ऐसे कुछ आ जाएगा। और मे भी एपीएच के साथ में तुम्हें डिफाइन करना, फिर मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आया हुआ है ना। तो डेफिनेशन में फर्स्ट हम देखते हैं एपीएच यानी एब्रेप्सिव प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, it is a one of the antepartum hemorrhage where is a bleeding occur due to the premature separation of normal situated placenta। समझ आया, यहाँ पे भी सेम चीज वही बोल रहे हैं
कि एंटीपार्टम हेमरेज कौन सा होता है, ब्लीडिंग को हम बोलते हैं। जब एंटीपार्टम हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग होने लग जाती है, अक्कर हो जाती है, क्यों, किस वजह से हो जाएगी, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है नॉर्मली अपनी जगह पे सिचुएटेड है, इसमें जो प्लेसेंटा लोअर नहीं होता, होता है अपर सेगमेंट में ही, मतलब जहां पे उसको सिचुएट होना चाहिए, जहां पे उसको इम्प्लांट होना चाहिए वो वहीं पे होता है, नॉर्मल पोजीशन पे ही सिचुएटेड होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे प्री मेच्योर सेपरेशन, मतलब टाइम से पहले ही वो सेपरेशन स्टार्ट करने लग जाता है, तो द टर्म इज एब्रेप्सिव प्लेसेंटा। तो जो टर्म्स है, जब हमारा प्लेसेंटा जो है, अगर तुम हॉस्पिटल में जाते हो कहीं पे और वहां पे देखते हो कि प्लेसेंटा क्या है, टाइम से पहले सेपरेट होने लग गया है, डॉक्टर बोलते हैं कि सब प्लेसेंटा, नॉर्मल लैंग्वेज में पेशेंट को यही बताएंगे ना, क्योंकि पेशेंट को तो टर्म्स नहीं समझ आती कि एब्रेप्सिव प्लेसेंटा क्या होगा, उसको तो ये बोलेंगे कि टाइम से पहले जो है प्लेसेंटा सेपरेट होने लग गया, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वजह से हमें प्री टर्म बेबी भी डिलीवर कराना पड़ेगा, वरना क्या है ब्लड लॉस बहुत हो जाएगा पेशेंट का। तो इस टर्म्स को किससे डोनेट करते हैं, प्लेसेंटा में भी कैसे पार्शियली और कंप्लीटली सेपरेट हो सकता है, ये नहीं है कि ये टाइप्स ऑफ, इसको तुम टाइप्स ऑफ में डाल सकते हो, फर्स्ट क्या है पार्शियली, सेकंड क्या है कंप्लीटली। जो सेपरेशन है प्लेसेंटा का में भी है, आधा पोर्शन यहाँ से देखो, यहाँ से आधा पोर्शन इसका यूट्रस में क्या है, ये डिटैच हो गया आधा, और आधा यहाँ से क्या है, ये हाफ पोर्शन क्या है अभी इम्प्लांट है, और हाफ क्या यहाँ से डिटैच हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब पार्शियली में भी क्या है वो सेपरेट होने लग गया, और एक में क्या होगा कि पूरा ही कंप्लीटली डिटैच हो गया, वॉल से हमारे कंप्लीटली डिटैच हो गया। तो जो प्लेसेंटा एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है वो दो तरीके से होगा, या तो कंप्लीटली डिटैच हो जाएगा, या तो क्या है पार्शियली इनकम्प्लीटली डिटैच होगा, सेपरेट होगा। समझ आया अभी? जो टीयर जो अपार्ट होता है, द टाइप्स ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन विच द प्लेसेंटा एब्रेसिव इज ऑफ द थ्री टाइप्स, ठीक है, इसमें थ्री टाइप्स के क्या है प्लेसेंटा एब्रेप्सिव प्लेसेंटा जो होती है वो होती है अलग अलग टाइप की। एक सीरियस एब्रेप्सिव प्लेसेंटा एक कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर किसी मदर के साथ में हो जाता है तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस माना गया है, ठीक है, क्यों माना गया, क्योंकि अगर एक बार प्लेसेंटा डिटैच हो गया ना यूट्रस के वॉल से, तुम उसको दोबारा, हम उसको चिपका नहीं सकते, दोबारा से वहां से हम दोबारा इम्प्लांट नहीं कर सकते, और जब जब यूट्रस में जो प्लेसेंटा है वही इम्प्लांट नहीं होगा, तो बेबी को फूड और वो वाटर और ऑक्सीजन ये सब कुछ कहाँ से आएगा, बेबी को आएगा ही नहीं है ना, कहीं से भी सप्लाई नहीं कर पाएगा प्लेसेंटा। तो इस वजह से ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है या एब्रेप्सिव प्लेसेंटा होता है, ये ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस मानी गई है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डिजीज इसको मानी गई है, कॉज माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें थ्री टाइप्स बताया है एब्रेसिव प्लेसेंटा के, क्या है थ्री टाइप्स बताए हैं, लाइक फर्स्ट क्या है रिवील्ड टाइप, रिवील्ड क्या होगा, रिवील्ड नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा कि रिवील करना, रिवील में क्या है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है वो रिवील होगी, यानी बाहर को दिखेगी, आएगी बाहर ब्लीडिंग। द फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, द ब्लड जो इन टिश्यूज में होता है डाउनवर्ड्स बिटवीन द क्या मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ के बीच में अल्टीमेटली क्या है, द ब्लड कम्स आउट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल एंड विजिबल द एक्सटर्नली, दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप, ठीक है। ये क्या बताया इन्होंने कि जो ये हमारा रिवील्ड टाइप होता है ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना इसमें वो दिखने लग जाता है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो भी प्लेसेंटा होगा वो ब्लीडिंग होगी, सॉरी, जो रिवील्ड में क्या होता है ब्लीडिंग दिखने लग जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा ब्लीडिंग, जो भी प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो ये नहीं कि अंदर ही अंदर ब्लीड इकट्ठा हो रहा है, बाहर ब्लीड नहीं आ रहा है, एक होता है टाइप जो भी हम पढ़ेंगे आगे कि क्या है। तो रिवील्ड में क्या होता है, जो प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा होगा तो ब्लीडिंग जो होगी वो डाउनवर्ड्स हमें देखने को मिलेगी, डेसिडुआ अल्टीमेटली जो सेपरेट हो रहा है तो ब्लीडिंग क्या होगी सर्वाइकल सर्विक्स के थ्रू हमें बाहर आती हुई विजिबल होगी, और ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप है, ठीक है, रिवील्ड टाइप ऑफ एब्रेप्सिव प्लेसेंटा, ठीक है, रिवील्ड ब्लीडिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि डिटैच, कई बार होता है प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, पता भी नहीं लगता है ना, बाहर को आता ही नहीं है ब्लड निकल के, बट रिवील्ड में क्या है कि ब्लड इसमें रिवील हो जाता है, मतलब शो होने लग जाता है, बाहर से हम विजिबल होता है कि प्लेसेंटा का क्या है डिटैचमेंट हो रहा है। जो नेक्स्ट क्या आता है हमारा कंसील्ड आता है, ठीक है, कंसील्ड टाइप क्या होता है, इन दिस टाइप ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द
separated placenta and collect in between the membranes of decidua। समझ आया? इसमें जो ब्लड होगा, इसमें भी प्लेसेंटा सेपरेट होगा, लेकिन ब्लड कहाँ कलेक्ट हो रहा है? ब्लड बाहर को नहीं विजिबल होगा। इसमें क्या बोला था कि ये सर्वाइकल कैनाल से बाहर विजिबल होगा, इसमें क्या है? कलेक्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना है। इसमें ब्लड क्या है, प्लेसेंटा क्या है, वो कलेक्ट हो रहा है ब्लड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ decidua and collect the blood to prevent from the coming out of the cervix by the presenting part in which the passes on lower segment at a times of blood may be pre-collate into the amniotic sac after rupturing the membranes। This type is rare। समझ आया ये तुम्हें? इसमें जो होता है प्लेसेंटा सेपरेट होता है और ब्लड जो है अंदर ही कलेक्ट होता रहता है, और इस वाले टाइप में प्रिवेंट होता है फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द सर्विक्स। इसमें जो ब्लड होता है सेपरेट होता है, वो हमारे प्रेजेंटिंग जो पार्ट होता है बच्चे का, लाइक प्रेजेंटिंग पार्ट उसका हेड हो सकता है, उसका अगर ब्रिज है तो उसका ब्लैक हो सकता है। प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है ना, उसके लोअर सेगमेंट में जो भी बच्चे का होगा, लोअर सेगमेंट में बच्चा आ गया, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट हेड सर जो भी है, ट्रांसफर है, जैसा भी है, उस पार्ट की वजह से क्या है, जो भी ब्लड होगा वो अंदर ही एमनियोटिक सैक जब रैप्चर होगा या एमनियोटिक सैक हटेगा, तब हमें देखने को मिलेगा कि अंदर तो ये ब्लीडिंग हो रही थी, है ना। बट ये बहुत ज्यादा रेयर है। जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप है वो रिवील्ड टाइप ही है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मिक्स्ड आता है। मिक्स्ड टाइप ऑफ, अब इसमें तुम्हें दोनों के नाम से, ये दोनों ही मिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें हल्की हल्की, जैसे देखो, दिस इज अ टाइप सम पार्ट ऑफ ब्लड collect inside is concealed and part of expel out is revealed, usually one variety of predominates over the other। this is a quite common। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है, क्वाइट कॉमन होता है। लेकिन ये क्या है, इसमें कुछ ब्लड जैसे हो रहा है, 100% ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बट उसका 50% बाहर आ रहा है, 50% अंदर रह जा रहा है, इस टाइप का होगा। ठीक है, इसमें जो ब्लड होगा थोड़ा सा इनसाइड रह जाएगा और थोड़ा क्या है, एक्सपेल आउट भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड टाइप है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से भी दिखाई हुई है, ये देखो, अगर प्लेसेंटा जो है कैसे ब्लड क्या है, ये रिवील्ड होगा और ये क्या है, कंसील्ड है। इसमें क्या है, देखो बच्चा, ये सर्वाइकल कैनाल है हमारा, ठीक है। इसमें पहले ही बताया था कि प्लेसेंटा कहाँ पे सिचुएटेड होता है, अपने नॉर्मल प्लेस पे सिचुएटेड होगा, नॉर्मल प्लेस पे रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और हो जाएगा, हट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, कंसील्ड में क्या है, देखो ब्लड हो रहा है, मतलब जो कलेक्शन है वो ऊपर ही हो रही है, नीचे को सर्विक्स, ये यहाँ से हमारी सर्विक्स से स्टार्ट है ना, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट इसमें देखो, इसमें क्या है कि ब्लड सारा सर्वाइकल कैनाल में अगर हम एग्जामिन करेंगे तो रिवील्ड हो रहा है कि हमें ब्लड वो देखने को मिलेगा। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, बेबी का, यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, उसका बटक्स है, बेबी का जो है बटक्स प्रेजेंटेशन होती है, वो है इसका प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स जो था ये दिखाया हुआ। मिक्स में क्या है, वही हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा यहाँ से, यहाँ कलेक्शन है, तो लाइट लाइट सा ब्लड यहाँ से क्या है, हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा अंदर कलेक्ट होगा, थोड़ा बाहर। तो दोनों टाइप दिखाया गया कि देखो, ये सर्विक्स के पास में पूरी कलेक्शन ब्लड है और ये ऊपर ही है, नीचे आ ही नहीं रहा है, नीचे मतलब दिखेगा नहीं कि कलेक्शन है या नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी क्या है, कॉजेज। ठीक है, कॉजेज क्या क्या है, द एग्जैक्ट कॉज क्या है इज अननोन। ठीक है, इटियोलॉजी यानी क्या है, कॉजेज है। कॉज जो इसका एब्रेप्सिव प्लेसेंटा का बताया है इन्होंने कि एग्जैक्ट जो कॉज है वो अननोन है, वो तो कॉज पता ही नहीं है ना, लेकिन बट प्रेवलेंस इज मोर, मतलब कुछ कुछ ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हाँ ये है, कुछ प्रेवलेंस दी हुई है, जैसे हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी, ग्रेविडा फिफ्थ है ना, अगर फिफ्थ ग्रेविडा से अबव है, लाइक कोई 6 टाइम प्रेगनेंसी है जिसको 7 या 8th बच्चा हो रहा है ना, उनको थोड़ा सा हाई रिस्क होता है, उनको थोड़ा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवांसिंग एज ऑफ मदर। एडवांस एज होगी अगर मदर की, तो भी क्या है, चांसेस होगा कि उसको एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो सकता है। ठीक है, एडवांस एज में। नेक्स्ट है पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर मदर की क्या है, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, लाइक डाइट्स वगैरह अच्छे से इनटेक नहीं कर रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है उसके पास में, इलेक्ट्रिसिटी भी इस यूट्रस का भी इतना अच्छा नहीं होगा, है ना, प्लेसेंटा का भी नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी क्या है, अफेक्ट कर सकता है ये। नेक्स्ट क्या है हमारा, माल न्यूट्रिशन एंड स्मोकिंग हो गया, अगर मदर स्मोकिंग निकोटीन वगैरह ले रही है ना, तो भी हार्मफुल होता है बेबी के लिए, प्लेसेंटा में वो चीज जाएगा, क्रॉस करेगा, तो वहां पे होगा, माल न्यूट्राइज्ड भी हो सकती है मदर, जिसके वजह से भी ये एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो सकता है। ठीक है, टेंडेंसी रीअक्रेंस जो होता है, या सब्सक्वेंट क्या है, प्रेगनेंसी इज टेनफुल है, फोल्ड है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, अदर फैक्टर्स में भी प्रीक्लैम्शिया है। प्रीक्लैम्शिया क्या होते हैं कि जिसमें हमारी ये पीआईएच होता है ना पेशेंट में,
ठीक है। इसमें क्या पेशेंट को देखने को मिलता है, प्रीक्लेम्शिया में पीआईएच के अंदर ये डिसऑर्डर्स आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसको प्रीक्लेम्शिया क्या है। इसमें पेशेंट के जो एंकल एडिमा बनने लग जाते हैं, फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है और बीपी हाई होने लग जाता है इस कंडीशन में। ठीक है। क्लेम्शिया होने से पहले उसको क्या बोलते हैं, क्लेम्शिया में क्या होगा, सीजर आने लग जाते हैं, इसमें प्रोटीन यूरिया और ये देखने को मिलेगा, प्रीक्लेम्शिया होगा। ठीक है। सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन होने की वजह से भी क्या, जैसे अगर यूट्राइन है, कुछ प्रेशर पड़ गया या कोई फोर्स लग गया या मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो कंप्रेशन पड़ गया उस पर बहुत ज्यादा सडन यूट्राइन, तो उसकी वजह से भी क्या है, यूट्रस जो प्लेसेंटा है उसका सेपरेशन हो सकता है वॉल से। नेक्स्ट क्या आता है, शॉर्ट कॉर्ड। अगर बच्चे की कॉर्ड जो है अवलनारी है जो है ये बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से बच्चा अगर मूव भी करेगा ना, बच्चा मूव करेगा तो वहां से प्लेसेंटा क्या होगा, शॉर्ट होगा कॉर्ड, तो जिसकी वजह से प्लेसेंटा पे तो थोड़ा सा फोर्स पड़ेगा। ठीक है। तो जिस वजह से भी शॉर्ट कॉर्ड की वजह से भी प्लेसेंटा एब्रेप्सिव हो सकता है। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होगा तो भी हो सकता है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होगा तो भी हो सकता है, कोई टोर्शन ऑफ द यूट्रस होगा, जो ट्विस्टिंग हो जाती है यूट्रस का, वो सब कुछ भी होगा तो भी हमें क्या है देखने को मिलेगा, इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है ना। नेक्स्ट क्या था, मे अकर द एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, हाई पैराइटी हो गया, उसका जो पैराइटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन हो गया, जिस वजह से भी ये क्या है, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रिस्क फैक्टर। किस किस को रिस्क फैक्टर होता है, ये हमें होने को, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा होने को किस किस को चांसेस होते हैं। एक तो हमने पहले पढ़ा लिया, शॉर्ट कॉर्ड होगा तो उसकी वजह से बच्चे का कॉर्ड छोटा होगा, तो मूवमेंट करेगा तो उसको बार बार क्या होगा, मूवमेंट करने से उसकी कॉर्ड, छोटी कॉर्ड होगी, वो मूव करेगा तो उसमें एक बार राउंड हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, स्ट्रेच खिंचाव पड़ेगा प्लेसेंटा पे। नेक्स्ट क्या है, प्री मैच्योर या रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से भी हो सकता है ना, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आने लग जाएंगे, प्री मैच्योर होगा तो प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो सकता है। यूट्राइन ल्यूनोमायोमास वगैरह होगा तो भी हो सकता है। ठीक है। कॉरिनोमो नाइटिस वगैरह हो सकता है, जो कोरियोन्स वगैरह है ना, कोरियन एम्नियोनाइटिस वगैरह होगा, तो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है, तो उसके वजह से भी कोई इन्फेक्शन होगा अंदर, उसके वजह से भी हो सकता है। पॉलीहाइड्रोएमनियंस के वगैरह के उसमें बहुत ज्यादा जो AFI लेवल है, जो लाइकर वगैरह होता है, ठीक है, वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका लेवल इंक्रीज ज्यादा होगा, उसके वजह से भी हो सकता है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी वगैरह ले रही है उसके वजह से हो सकता है। कोकीन लाइक जैसे स्मोकिंग वगैरह कर रही थी है ना, कोकीन लाइक ड्रग्स वगैरह कोई ले रही है, उसकी वजह से स्मोकिंग वगैरह कर रही है, मतलब कोई ट्रॉमा हो गया है टू एब्डोमेन पे, उसको भी क्या होगा, रिस्क होता है कि उसको एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो सकता है। ठीक है। ये सारे क्या थे, हमारे रिस्क फैक्टर थे, है ना। हाइपरटेंशन हो गया, ये IGR आएगा। ठीक है। IGR आएगा, तो IGR की वजह से भी क्या है, ये हो सकता है, जिसके बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से भी क्या है, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। अब अगर एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो रहा है तो उसके पे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, टू प्रिवेंट फीटल इंजरी। अगर उसमें हो रही है उसको प्लेसेंटा, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है, तो फीटल इंजरी से उसको सबसे पहले प्रिवेंट करना है। लाइक उसका प्लेसेंटा हो गया है सेपरेट, तो उसको ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको हाइपोक्सिया वगैरह हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो टिश्यूज वगैरह डेथ होंगे, तो उसको बचाना है, लाइक CS वगैरह के लिए उसको प्रिपेयर करना है। मिनिमाइज करना है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमें लग रहा है कोई इसको जो क्रोनियो अमीनोटाइसाइटिस हो रहा था, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, इन्फेक्शन लाइक जैसे वहां पे हो गया ओपन एरिया होता है ना, जो ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे थोड़ा स्टेराइल टेक्निक्स वगैरह यूज करेंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। कंट्रोल करेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह, कैसे कंट्रोल करेंगे, लाइक एंटीकोगुलेंट्स वगैरह जो मेडिसिन है वो देंगे। ठीक है। हेल्थ प्रमोट करेंगे, रिड्यूस करेंगे एंजाइटी, जो नर्स का ही काम है ना। लाइक पेशेंट को अगर किसी को भी अचानक से इतनी ब्लीडिंग होने लग जाएगी, हैवी ब्लीडिंग, तो उसको क्या है, एंजाइटी, डर और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो वो सब कुछ क्या है, हमें हेल्थ एजुकेशन देके उसको क्या है, प्रमोट करना है, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होगा मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम अर्ली मंथ ऑफ प्रिवेंट एब्रेप्सिव प्लेसेंटा। नेक्स्ट पेशेंट को क्या है, क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कहीं अर्ली मंथ ऑफ उसका स्टार्टिंग में कहीं उसको कोई ट्रॉमा ना हो जाए, लाइक ट्रॉमा होने की वजह से भी हो रहा था ना एब्रेप्सिव प्लेसेंटा, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको थोड़ी बताएंगे कि कैसे आपको प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे आपको रहना है, क्या है, वो सारी एजुकेशन वगैरह दे देंगे और उसको फिर प्रिवेंट करेंगे ताकि अर्ली मंथ में उसका ना हो जाए डिटेक्टेशन वगैरह। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है, अर्ली डिटेक्टेशन। अगर एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो रहा है एंटीनेटल पीरियड में ही क्या
है डन टू मतलब डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट को प्री क्लैम्पशिया वगैरह तो नहीं है, जिसका बीपी वगैरह तो नहीं हाई हो रही है, अदर हाइपरटेंसिव कोई डिसऑर्डर तो नहीं है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से रिस्क होता है कि एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो सकता है पेशेंट को। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है उसका बीपी हाई है, ठीक है, उसका एब्रेप्सिव प्लेसेंटा क्या है, हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नीडल पंक्चर और प्लेसेंटा ड्यूरिंग द अमीनोसेंथेसिस इज अवॉइडेड, ठीक है, उनको भी हो सकता है जिनने क्या है, जैसे कोई अमीनोसेंथेसिस कोई जांच वगैरह करानी होती है अम्नियोटिक फ्लूइड लेके वगैरह, तो उस टाइम जो पंक्चर करते हैं नीडल को, तो उस टाइम क्या है, मे बी जो अम्नियोटिक फ्लूइड वगैरह है वो लीक आउट हो जाए, तो उससे कॉन्ट्रेक्शन आ जाए या कुछ भी, मतलब उस टाइम ये प्रोसीजर्स करेंगे तो उसको ज्यादातर अवॉइड करेंगे कि अमीनोसेंथेसिस ना हो, ठीक है। द मदर इज अ गिवन सप्लीमेंट्री थेरेपी आयरन फॉलिक एसिड एंड मेंटेन द हीमोग्लोबिन लेवल, जैसे हमने पढ़ा था कि रिस्क फैक्टर और कॉजेज में कि जिसके हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, माल न्यूट्राइज्ड होती हैं, उनको ये एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हमें देखने को मिलता है। तो मदर को हम प्रॉपर सप्लीमेंट देंगे ताकि उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो भी अच्छा रहे और एब्रेप्सिव प्लेसेंटा ना अकर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मदर को ये देंगे क्या है, लेफ्ट लेटरल पोजीशंस देंगे मदर को लेटर मंथ में टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, है ना। जैसे जो सुपाइन, अगर सुपाइन पोजीशन में वो लेटते हैं ना, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई थोड़ा सा उनको रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना, ब्लड में इतना सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन से एब्डोमेन का साइज बढ़ गया, फंडल हाइट बढ़ गई, तो इस वजह से मदर को ज्यादा पोजीशन कौन सी प्रेफर करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में प्रेफर करेंगे ताकि वो सोए, उससे क्या उनको सुपाइन हाइपोटेंशन नहीं होगा। एट होम पेशेंट को क्या है, पुट करेंगे टू बेड रेस्ट, है ना। इसमें क्या एट होम अगर पेशेंट घर पे है और ऐसा कोई रिस्क हमें लगता है तो हम उसको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस असेस करेंगे, पहली बात तो देखेंगे कि ब्लड कितना ज्यादा, अगर एब्रेप्सिव प्लेसेंटा था तो उसको कितना ज्यादा ब्लड लॉस है, ज्यादा ब्लड हो गया लॉस या थोड़ा ही हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम एचपी एस्टिमेशन वगैरह कराएंगे, फिर अगर ज्यादा लॉस हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। वाइटल साइंस वगैरह पेशेंट के आर नोटेड, स्पेशली बीपी, पल्स एंड ऑल्सो टेम्परेचर, और एफएचएस भी इसमें बहुत ज्यादा देखेंगे, है ना। एफएचएस फीटल हार्ट रेट साउंड होता है, वो हम चेक करेंगे, मतलब वाइटल साइन में मस्ट देखना है जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका बीपी, पल्स और एफएचएस देखना है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, द डिग्री ऑफ, जो अनेमिक पेशेंट है, अनीमिया पेशेंट में है कितने डिग्री का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है अनीमिया, है ना। लाइक कितना एचबी है, 9 to 10 है या 7 to 5 है, ये कितना है वो हम देखेंगे, कितना उसको एचबी है वो एस्टिमेशन करेंगे। विजानल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन, है ना। अगर हमें लग रहा है कि वो हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है या और एग्जामिन करने से और भी ज्यादा इरिटेट हो सकता है वो चीज, तो उसको हमें क्या है, विजानल एग्जामिनेशन भी उस टाइम अवॉइड करना है। एफएचएस, है ना, EHS नहीं होगा, FHS होगा। FHS एट अ रेगुलर इंटरवल टू असेस द कंडीशन ऑफ फीटस, ठीक है, इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल लाइक 1 hour 2 hours के इंटरवल पे हम FHS सुनते रहेंगे ताकि उसकी कंडीशन हमें पता लगती रहे कि पेशेंट किस कंडीशन में है। मेक अरेंजमेंट टू शिफ्ट द पेशेंट इन ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल हैविंग फैसिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। हम पेशेंट को जल्दी से ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हॉस्पिटल शिफ्ट कराएंगे, और जो उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कराएंगे जहाँ पे फैसिलिटीज हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी और सी सेक्शन हैंडल वगैरह करने की, उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएटली ऑन एडमिशन टू द पेशेंट एट द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस चेक द रिप्लेस, है ना। इमीडिएटली क्या करेंगे, एडमिशन के टाइम पे ही देखेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है एडमिशन के टाइम, कि तुरंत हम ब्लड अरेंज करके उसको हम चढ़ा सके, है ना, ट्रांसफ्यूज कर सके। नेक्स्ट क्या है, टेक अ ब्लड सैंपल फॉर अ ग्रुप क्रॉस मैचिंग एन एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, किस लिए लेंगे, जो क्रॉस मैचिंग के लिए लेंगे, और क्या करेंगे उसमें हीमोग्लोबिन का जो एस्टिमेशन है वो करेंगे कि हाँ, एस्टिमेट करेंगे कि हाँ 9-10 कितना है एचबी, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है 16-15 पॉइंट में कि start the infusion normal saline to keep the blood arranged in case of needed during an emergency, ठीक है। हम जो सलाइन वगैरह है वो चढ़ाएंगे पेशेंट को और हम उसके ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी करेंगे। 16 क्या है, मेंटेन करेंगे पेशेंट का सेंट्रल नर्वस प्रेशर वगैरह और लाइन चेक करेंगे एवरी 2 hours पे, जो इंट्रावेनस लाइन हम दे रहे हैं फ्लूइड वगैरह वो चेक करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या है, चेक करेंगे पेशेंट का फंडल हाइट वगैरह, एब्डोमिनल ग्रिथ, अगर ब्लीडिंग हो रही होगी, कंसील्ड ब्लीडिंग है तो ग्रिथ जो है बढ़ता जाएगा, और अगर नहीं हो रही है, बाहर आ रही है ब्लीडिंग, कलेक्शन कुछ अंदर नहीं हो रहा है, तो उसका ग्रिथ उतना का उतना ही रहेगा साइज, तो इसलिए फंडल हाइट भी हमें चेक करते रहना है, ठीक है। कंसील्ड ब्लीडिंग होगी तो एब्डोमिनल ग्रिथ कीप ऑन इंक्रीजिंग, सेम चीज लिखिए कि अगर कंसील्ड ब्लीडिंग होगी तो एब्डोमिनल का साइज जो है इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन करेंगे पेशेंट का इनपुट और आउटपुट चार्ट, ऑल्सो हेल्प टू ऑलिगो एंड एन्यूरिया,
ठीक है। और जो आउटपुट है यूरिन का वो भी हमें, अगर हम ये मेंटेन करेंगे तो पता लगेगा कि पेशेंट को ओलिगोयूरिया हो रहा है कि एनीयूरिया हो रहा है, जो यूरिन का अमाउंट जो है लेस हो जाता है, लेस 100 और ओलिगो हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिवेट करेंगे फेयर, अगर उसका फेयर या एंजाइटी साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट भी उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मदर को हम कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे उस कंडीशन में। इन केस ऑफ मदर स्टार्टेड टू ब्लीड, द फीटस इज डेड, और मतलब कोई भी माल फॉर्म्ड हो सकता है बेबी में भी, ठीक है। तो नीड टू प्री मेच्योर टर्मिनेशन एंड प्लान इट टू आउट विद द डॉक्टर, है ना। अगर हमारी लगता है कि मदर ब्लीड करे जा रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मे बी फीटस की डेथ हो सकती है या फीटस माल फॉर्म्ड हो सकता है ना। तो इसलिए क्या है, इमीडिएट हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। कैसे? डॉक्टर्स को बुला के लाइक उसको सी सेक्शन करके जैसे भी उसको हटानी है, प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना है। इफ द पेशेंट इन लेबर में है, अगर लेबर में है, रिलेटेड कर गया है बेबी, मतलब लो रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर हम कर देंगे, लाइक जैसे अगर बेबी को ब्लीडिंग हो रही है तो इसकी वजह से और हमें जो उसका कॉन्ट्रेक्शन वो एसिलरेट करना है, इंक्रीज करना है, तो रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और ऑक्सीटोसिन के ड्रिप में भी स्टार्टेड टू एसिलरेट द लेबर, और लेबर को बढ़ाने के इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन की हम ड्रिप भी लगाएंगे। इफ द ब्लीडिंग इज रिवील्ड टाइप, then check the whether the patient is in labor or not, ठीक है। अगर ब्लीडिंग रिवील्ड ब्लीडिंग हो रही है, लाइक जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है हमें दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाँ इतनी ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे क्या करेंगे, पेशेंट को देखेंगे कि हाँ पेशेंट को ब्लीडिंग इतनी हो रही, लेबर फुल लेबर में है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम और भी सी सेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर फुल लेबर है पेन पेशेंट को तो हम मे बी उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप ट्राई करके उसको नॉर्मल कर देखेंगे, है ना। इफ द पेशेंट इज अ लेबर देन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज डन एंड देयर इज नीडेड टू स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप, अगर लेबर में है तो हमें नीड है ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करने का, अदरवाइज नहीं। इफ पेशेंट इज नॉट इन लेबर देन चेक द पेशेंट पीरियड ऑफ गेस्टेशन और वीक्स, अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो पेशेंट का वीक्स चेक करेंगे कि लाइक प्रेगनेंसी कितने वीक की है, 37 36 है या टर्म है या प्री मेच्योर है या मेच्योर है, वो चेक करेंगे। If the weeks are more than 38, then go for the ARM and start oxytocin drip, ठीक है। ARM क्या है, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है, तो वो ARM करेंगे और उसको ऑक्सीटोसिन का ड्रिप स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे ये, जब प्रेगनेंसी जो है 38 वीक से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी वीक्स लेस देन अगर होगा 36 तो क्या करेंगे, मदर जो स्टार्ट ब्लीडिंग विजाइनली द इमीडिएट ARM इज डन एंड ऑक्सीटोसिन स्टार्ट फॉर द डिलीवरी, एंड अदर हैंड ब्लीडिंग इज एब्सेंट एंड मदर इज अनकंफर्टेबल, प्रेगनेंसी कंटिन्यू टिल द टर्म एंड देन द डिलीवरी इज कंडक्टेड, है ना। अगर ऐसा होगा कि मदर क्या है अनकंफर्ट हो रही है या फिर उसको क्या है लेबर हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको क्या करेंगे हम, नॉर्मल डिलीवरी फुल टर्म पे है तो हम उसको कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। इफ द ब्लीडिंग इज अ कंसील्ड है, नहीं दिख रही हमें, कंसील टाइप है, देन पेशेंट को इंजेक्शन देंगे मॉर्फिन और कोरिलेट करेंगे हाइपोवोलेमिया वगैरह ना हो जाए, क्योंकि ब्लड फ्लूइड लॉस हो रहा है अंदर से, तो हाइपोवोलेमिक भी हो सकता है, तो वो भी हमें असेस करते रहना है, ठीक है। हाइपोवोलेमिया इज प्रेजेंट देन गिव अ पेशेंट नॉर्मल सलाइन एंड जो मतलब जो हिमैक्सिल होता है इन्फ्यूजन करेंगे। अगर पेशेंट हमें लग रहा है हाइपोवोलेमिया में जा रहा है, फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है ना, तो उस वजह से क्या है नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन करेंगे। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल सलाइन नहीं है तो ये हिमैक्सिल आता है स्पेशली किसके लिए, एपीएच के लिए, पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए, इसमें पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं प्रॉपर अमाउंट में और अच्छा होता है, तो हिमैक्सिल क्या करेंगे हम, इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ऑब्जर्व करेंगे ब्लड ऑगुलेशन प्रोफाइल, लाइक जैसे देखेंगे ब्लड कोगुलेशन जो टाइम है वो कितना इंटरवल में कितना क्लोजली से मॉनिटर करेंगे मैटरनल साइड से फीटल कंडीशन, कि कितनी जल्दी ब्लड क्लॉट हो रहा है कैसे, वो कंडीशन देखेंगे। यूरिन आउटपुट भी देखेंगे, देन ARM करेंगे, ऑक्सीटेशन स्टार्ट करेंगे इफ नीडेड, ठीक है। तो ये हमारा जो था मैनेजमेंट था कि हमें क्या क्या करना चाहिए अगर अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है ये हमने यही पढ़ा है, हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड हमने पढ़ा है टाइप्स इसके पढ़े हैं, टाइप्स क्या है, और थर्ड हमने पढ़ा इसके कॉजेज, और फोर्थ हमने किया है जो इसके मैनेजमेंट वगैरह है, कॉजेज है ये इसके रिस्क फैक्टर करे हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर करे हैं, और फिफ्थ में हमने इसकी मैनेजमेंट करी है, और सिक्स में हमने क्या करा है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑनली, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे हमने ये डिस्कस करे, आई होप तुम्हें समझ आया होगा ये टॉपिक पूरा। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।